नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला टेस्ट था जिसमें उम्मीद थी कि बीजेपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी अपने करिश्मे को दोहराने में नाकाम रही। बीजेपी को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है, या कह लें तो संतुष्टि करनी पड़ी है केवल 2 सीटों से। लेकिन उपचुनाव में मिली करारी हार बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए चिंता और चिंतन मंथन करने का समय है। उधर बीजेपी के लिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राहें आसान नहीं दिख रही हैं। बीजेपी के जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा ने यूपी में पार्टी की हालत को बयां किया। रमेश मिश्रा ने कहा कि यूपी में पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और जरूरत है केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप की, जिसके बाद सियासत चमक उठी। वहीं कल यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होने वाली है। उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अरवाड़ा सीट है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर मात्र 2000 वोटों से भी कम रहा है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। INDIA ब्लॉक के नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं। रायगंज, बगदा, राणाघाट दक्षिण और मनीकतला सीटें शामिल हैं। इन चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो हिमाचल प्रदेश की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहाँ कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 1 सीट पर ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही है। देहरा सीट पर हिमाचल के सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा जीत हासिल करने में सफल रही है। 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव हुआ। यहाँ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीतने में सफल रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की विक्रमंडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी डीएमके ने 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटें मंगलोर और बद्रीनाथ से
बीजेपी उपचुनाव हार गई है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 422 वोटों से जीत मिली है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस 5000 से ज्यादा वोटों से जीतने में सफल रही। देखिए, ये जनता की, उन दोनों क्षेत्रों के जनता की मनोबल की जीत है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया। धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, तामसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया, लेकिन जनता ने कहा नहीं, तुम जितना ये दिखाओगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। और आप देख रहे हैं ये भगवान राजा रामचंद्र का न्याय है। पहले अयोध्या में न्याय किया उन्होंने, इंडिया के उम्मीदवार को जिता दिया, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिता दिया। बिहार में जदयू और राजद दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह करीब 8000 वोटों से जीतने में सफल रही है। यहाँ जेडीयू ने कलाधर प्रसाद मंडल और राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया था। यहाँ बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उपचुनाव में मिली बम्पर जीत से INDIA ब्लॉक के नेता काफी खुश हैं। लेकिन यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत भी नहीं। समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से यूपी बीजेपी में बगावती सुर उठ रहे हैं, उससे 2027 के लिए बीजेपी की राह आसान नहीं नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इससे पहले इस तरह की बयानबाजी यूपी बीजेपी के नेताओं के माथे पर बल का काम कर रही है। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे कि जो आज उपचुनाव के परिणाम आए हैं उसका संदेश क्या है, साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आगे राहें कितनी मुश्किल होने वाली हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर शत्रुपा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर KB त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। त्रिपाठी जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत आपका। KK शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। KK शर्मा जी आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले शत्रुपा जी आपसे, ये क्या हो गया? अभिषेक, दुखी तो हम हैं, डेफिनेटली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जो कि जैसे खुशी, जैसे जीत का खुशी हम मनाते हैं, लेकिन हम वो सर पे उठना नहीं देते, मैंने वी डोंट लेट इट अफेक्ट अस। वैसे भी अगर पीपल का मैंडेट मान के, जनता का राय मान के हम उसका विरोध नहीं करते, हम सीख लेते हैं उसका वी टेक अ लेसन फ्रॉम दैट। लेकिन पूरा देश में जो हुआ और बंगाल में जो हुआ वो थोड़ा अलग है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन हुआ ही नहीं, आप ये ऐसा कह सकते हैं। इतना वायलेंस और इतना लगातार झूठ बोल के, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि पीपल डिडंट वोट, और ये जनता का राय नहीं है। ये ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा संतराश का, ऐसा वायलेंस का यहाँ पे माहौल है। जहाँ पे आप शायद पोलिंग डे पे, मुझे नहीं मालूम, आपने देखा होगा शायद, 3 कैंडिडेट को एकदम पिटा के भगा दिया, उनका गाड़ी तोड़ दिया, उनको गो बैक स्लोगन, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया। उन लोग एकदम खुलेआम रिगिंग करते हैं, और हमने बोला भी है इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल फोर्स को, देखिए सेंट्रल फोर्स है, लेकिन सेंट्रल फोर्स को चलाना पड़ता है स्टेट पुलिस को। तो वहाँ भी ये लोग उन लोगों को एकदम दिशा अलग कर देता है, कोई कमांड नहीं देते हैं, वो मैनेज करते हैं सेंट्रल फोर्स को। ये आपको शायद लग रहा है कि बहुत लेम एक्सक्यूज है, लेकिन हाँ, हमको बंगाल से भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि इसको हमको हैंडल करना सीखना है। तृणमूल ऐसे ही है। मैं सिर्फ बंगाल पे नहीं रहूंगा, आप उत्तराखंड की 2 सीटें थी, दोनों हार गईं। आप हिमाचल में 3 पे लड़े, 1 जीते, और वो भी एक ऐसा लग रहा था कि हमीरपुर जहां हारते हारते जीते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, हारते हारते वहां भी आखिरी राउंड में आकर के आप जीते हैं। देखिए अभिषेक, ये तो एकदम तय है कि जनता कुछ तो मैसेज दे रहे हैं। मैं आशा करूंगी हमारा उच्च नेतृत्व इसे कुछ सीख ले, इसे कुछ मैसेज, हमारा अंदरूनी जो समीक्षा होगा उससे हम पूरा अपना खुद का एनालिसिस करें कि कहाँ हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो जनता के पास हमारा मैसेज शायद नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको कोई सीख लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए हैं उसने कांग्रेस की बाँछें जरूर खिला दी होंगी। त्रिपाठी जी, आज का दिन तो मतलब कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले वाला रहा है। अभिषेक जी, कांग्रेस के लिए सिर्फ आज का ही तो बल्ले बल्ले नहीं है, जबकि जनतंत्र की जीत होती है कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ती है, और कांग्रेस निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों पर काम करती है और जनता के मुद्दों के लिए प्रयास करती है। और इंडिया गठबंधन ने आज तो इतनी बड़ी जीत हासिल की है, ये भारतीय राजनीति का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठी राजनीति नहीं चलने वाली। अभी हमारी साथी प्रवक्ता ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुए और वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट ने अपने हिसाब से कवर कर लिया। अरे साहब, केंद्र में तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो लंगड़ी सरकार है या कमजोर सरकार है या निरर्थक सरकार है? इस केंद्र में अगर जो कोई सरकार बैठी है और राज्यपाल रिपोर्ट करता है, केंद्र की सरकार को पता लगता है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। अगर जो इतने बुरे हालात है तो पश्चिम बंगाल की सरकार को क्यों नहीं केंद्र की सरकार पर खास कर रही? दरअसल सिर्फ टीवी पर बैठकर झूठी बयानबाजी करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। बेरोजगारी का हाहाकार है, महंगाई आज चरम पर है, सब्जियों के रेट आप देखिए 200 रुपए किलो से ऊपर हैं, और आज भारतीय जनता त्रिपाठी जी, बंगाल में जो जीत है वो टीएमसी की है या इंडिया गठबंधन की है? क्योंकि वो तो इंडिया गठबंधन में है भी नहीं भी है, श्योरिटी तो कुछ है नहीं। नहीं, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है और लगातार टीएमसी के नेता हमारे साथ हर आंदोलन में, हर लड़ाई में खड़े हुए हैं। दरअसल टीएमसी की भी लड़ाई संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, देश को बचाने की है, और हम सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही इस भारतीय जनता पार्टी की अताताई शासन व्यवस्था से आज विरोध में आके सड़क पर खड़े हो गए हैं। अब सड़क से संसद तक साफ स्पष्ट जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार हम मजबूत हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। 10-0 से यहाँ पे परिणाम आएगा, और ये 27-29 आगे तक आप देखिएगा कि आज जनता ने मान लिया कि झूठी राजनीति का कोई स्थान नहीं है, मुद्दों की राजनीति करेगा वही राज करेगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भुवन भाई, ये जो परिणाम आए हैं इसने संदेश क्या दिया है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो, और खास करके समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में 2 सीटों पर सपोर्ट किया है उसका असर दिखा है कि कांग्रेस दोनों सीट जीत गई है? देखिए, आज जहां अभिषेक भाई, मैं उत्तर प्रदेश में आने से पहले जहां जहां चुनाव हुए एक मिनट का बात रखना चाहूँगा। जो उत्तराखंड में जो चुनाव हुए बद्रीनाथ में और मंगलोर में, मैं अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था
ये हिंसा की बात कर रही थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मंगलौर में रक्त रंजित राजनीति हुई है। मैं अपने कांग्रेस के साथी को भी बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जो उत्तराखंड का कल्चर नहीं है, लड़ाई का, विद्वेष का, झगड़े का, वो कल्चर स्थापित हुआ आदरणीय धामी जी की सरकार में। और शासन प्रशासन के भारी दबाव के बाद मंगलौर की सीट कांग्रेस ने जीतने का काम करा। और ये जो बद्रीनाथ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, इसी प्रकार एक बहुत बड़ा धाम वहाँ पर है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी और सोने की चोरी हो गई धामी सरकार में, वो सरकार वहाँ के मंदिरों की भी रक्षा नहीं कर पाई। इसका जवाब देने का काम, जैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मकान तोड़े, दुकान तोड़े, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, तो उसका जवाब मिला था। आज उत्तराखंड की जनता ने भी जवाब दिया है। और हिमाचल का जो परिणाम आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये लोग सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, उसका जवाब हिमाचल की महान जनता ने दिया है। और जो बिहार की सरकार है भाजपा की और जेडीयू की, उस सरकार को भी जवाब देने का काम बिहार की सरकार ने करा है। और बंगाल में दीदी के काम को वहाँ की जनता ने मोहर लगाने का काम करा। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अपना नहीं जीत पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके विषय पे आऊँगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति की हार है। धार्मिक विद्वेष जो ये फैलाते हैं, ये उसकी हार है। और इसके साथ साथ ये लोकतंत्र बचाने की, देश बचाने तो अब की, संविधान बचाने की, जो मेरा सवाल था उसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगा। आपने ये जो बोला, इसी में अब मैं आता हूं। मंगलौर की सीट 422 वोटों से कांग्रेस जीत पाई है। हिमाचल में हमीरपुर की एक सीट बीजेपी ले गई। बिहार का जिक्र आपने किया, बिहार में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आरजेडी तीसरे नंबर पे चली गई है। बीमा भारती जो आरजेडी से थी, तीसरे नंबर पे चली गई हैं। अब बात पंजाब की आपने किया, पंजाब में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। रियलिटी तो ये है। नहीं, आपको मैंने मंगलौर का विषय बताया भी था अभिषेक भाई। सरकार के शासन प्रशासन ने वहां पर, मैं चूंकि जुड़ा रहता हूं, मैंने वहां पर पूरा चुनाव को देखा है, किस प्रकार रक्त रंजित राजनीति हुई है, जो उत्तराखंड का स्वभाव नहीं है। सरकार चाहती थी चुनाव जीते, एनी हाउ चुनाव जिताने का शासन प्रशासन पे जिम्मेदारी थी, लेकिन जनता ने नकार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 500 से जो जीत हुई है, ये बड़ा विषय नहीं है। बात है कि सरकार के पूरा तंत्र लगा, उसके बाद भी जनता की जीत हुई है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आपने जो प्रश्न मुझसे करा था, उस प्रश्न पे मैं जाना चाहूँगा। ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी है। और जिस मंत्र के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको सूत्र दिया आगे बढ़ने का, पीडीए प्लस इंडिया का जो सूत्र दिया है, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। और पीडीए प्लस इंडिया ही भारतीय जनता पार्टी का जैसा सूर्यास्त 2024 में किया था, आने वाले उपचुनाव में हम करेंगे। ठीक है, के शर्मा जी, आज के जो परिणाम हैं वो संदेश क्या दे रहे हैं? देखिए, आज का जो परिणाम है, थोड़ी सी खुशी आप दे सकते हैं विपक्ष को, बट ऐसा नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है वो हावी है। यहाँ पे सत्ता पक्ष आज भी मजबूत है, इस बात को मानना पड़ेगा। सत्ता पक्ष मजबूत था, है, और रहेगा कि नहीं रहेगा वो जनता तय करेगी। जनता, लेकिन एक संदेश आप समझते हैं, 440 करंट होता है, उससे आदमी की मौत हो जाती है। बट जनता जो है ना, 440 से करंट नहीं देना चाहता है भाजपा को, वो 220 से करंट देना चाहता है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, नफरत की राजनीति बंद करो, 80-20 खेलना बंद करो, नहीं तो अभी तो तुम्हें 220 का करंट दिया हूं, बाद में 440 का करंट भी दे सकता हूं, 300। तो ये जो है वो अभी जनता अभी भी भरोसा करती है बीजेपी पे। बट बीजेपी जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजनीति का एक नया आयाम दिया है, कह रही है कि देखो, एक तरफा ईडी और सीबीआई को यूज मत करो, अभी भी बदलो। ये नहीं कि तुम्हारे पार्टी में आ गए तो गंगा जल से शुद्ध हो गया, समझो। भ्रष्टाचार की जो राजनीति है, यदि तुम्हारे पार्टी में भी ऐसे लोग हैं तो उनको भी जेल भेजो। ये सिर्फ एक डायरेक्शन सुधार, जनता थोड़ी सी विश्वास जो कम हुई है वो चेतावनी दे रही है। अब नहीं संभले तो कहते हैं ना, अब यहाँ पे देखे शत्रुपा जी
बोल रही है, मतलब गजब शत्रुबाजी चेंज होती है। मैं इनको गिरगिट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ, मतलब चिट भी इनकी है, पट भी इनकी। जब हार जाए तो बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि वहां पे गड़बड़ हुआ है बहुत, वहां पे हंगामा हुआ है। लेकिन जब जीत जाए तो यहाँ जनता के जीत हुई है, जनता आज भी मोदी के नाम पे। अब मोदी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। देखिए, ये मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनको मैं भी चेतावनी देना चाहता हूँ अपनी आवाज के बल पे। तो हर पार्टी का है ना। और लास्ट में क्या बोलिए, विपक्ष ये कहता जब है, हार गई, जीत ना पावे तो अंगनवा टेढ़। नहीं, मतलब जीत ना पावे तो एजेंसी जो सीआरपीएफ है, तो विपक्ष भी ये कहता है जब वो जीतते हैं, चल रहा है। एक चीज है, जब वो जीतते हैं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई। हाँ, बीजेपी जीत जाती है तो कहते हैं कि लोकतंत्र की हार हुई। ईवीएम की जीत। तो ऐसा तो नहीं ना, ऐसा ये तो सब अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के हिसाब से बोलते हैं। बट अभी भी बीजेपी की साख नहीं गई है, मैं कह रहा हूं, अभी भी है अभिषेक जी। और ये चेतावनी है, 220 वाला झटका भी दिया है। अब सुधर जाओ। अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था झटका, अभी दिया हूं, आगे भी देता रहूंगा। बट यदि नहीं सुधरे तो 229 में तो झटका ऐसा दूंगा कि बस। ठीक है निरंजन जी, क्या वाकई में ये जो झटका है वो 440 वाला नहीं, लेकिन हाँ 220 वाला झटका है बीजेपी के लिए? देखिए अभिषेक जी, अगर आप मेरा मूल्यांकन पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम जो है वो सबसे घातक बीमारी होती है। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद में जनता ने सराखों पे बैठाया, पूरे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर सत्ता आई, केंद्र के अंदर लगातार इनको आप ये समझ लीजिए बम्पर में मेजोरिटी के साथ इनको सत्ता में बिठाया। लेकिन वास्तविकता ये है अभिषेक जी कि वो जो अहम और वहम की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लगी। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम के बाद में वहम तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनका टूट गया, लेकिन अहम जो है वो अभी भी बरकरार था। और रही बात उपचुनावों के परिणामों की, अभिषेक जी मेरा ये मानना है कि उपचुनावों के अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसके अंदर विस्तार से जाएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली बात, जिस तरीके से अगर हम बात करें बद्रीनाथ सीट, तो बद्रीनाथ सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, 51.5%। और रही बात, अगर हम बात करें दूसरी वाली उत्तराखंड की दूसरी वाली सीट मंगलौर सीट की, हाँ मंगलौर सीट की बात करें तो वहां पे देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से करतार सिंह भटाना को ले जाकर के वहां चुनाव लड़ाया। अरे भाई, अगर आपको वहां पे अगर किसी गुर्जर समुदाय के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना था तो वहां से किसी लोकल व्यक्ति को लेकर के आते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे देखिए जिस तरीके से जनता ने बम्पर वोटिंग करी और 69.5% वोट या 70% के आसपास वोटिंग हुई, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो अभी 80-20 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का वहां पे प्रभाव था। जनता इस चीज से आहत थी कि भाई कहीं ना कहीं वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारे नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या थी, कुछ नाराजगी इस बात की थी कि बाहरी उम्मीदवार ला करके हमारे सर पे एक बिठा दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अभी भी अपने आप को इस चीज को संभाल नहीं रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, 2014 के बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन वो जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होगी। कि जिस तरीके से देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है अभिषेक जी कि आप जो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये मायने तब रखता है जब आपके चरण और आचरण, आपका चित्र और चरित्र, आप उसके अंदर जब समानता दिखेगी तभी आप ये मान के जनता आपके ऊपर विश्वास कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा और जनता ने उस चीज को स्वीकार भी किया और उसका जनता ने साथ भी दिया। लेकिन हुआ क्या कि जिस आदमी के ऊपर आप 70,000 का टैग लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उस आदमी को दूसरे दिन आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिस आदमी के ऊपर आप बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बहुत अच्छा लगा निरंजन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, मुझे दिल खुश हो गया आज। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर शत्रुपा, आप इस चीज को तो स्वीकार करेंगे कि एक समय आप जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती थी, आप उस दिशा में बढ़ भी रही थी, कांग्रेस मुक्त भी और भ्रष्टाचार मुक्त भी, खुद ही भ्रष्टाचार युक्त हो गई। ठीक है, और अचानक से स्थिति ऐसी बनती है कि कांग्रेस से लोग आ रहे हैं और आप उनको मैदान में उतार रही हैं। आपके कई नेता इस चीज से नाराज थे, लोकसभा चुनाव में भी, अभी भी नाराजगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश से एक बयान आपके विधायक साहब का यह भी आ गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में तो हम जीत नहीं पाएंगे।
तो इसलिए हस्तक्षेप कीजिए, हमारी स्थिति बुरी हो रही है उत्तर प्रदेश में। कारण क्या है कि क्योंकि बीजेपी के पास तो नेता है, ऐसा क्या कारण है कि आप बाहर से लाला करके सारे कांग्रेसियों को आप टिकट दे रहे हैं? अभिषेक जी, पहले तो मैं बोलूं कि मैं खुशी हूं कि के शर्मा जी बहुत खुशी है, लेकिन ये ऐसा तो हक नहीं बनता है ना कि मुझे गिरगिट बुलाए, क्योंकि मैं गिरगिट हूं नहीं। मैं बहुत सालों से हूं, मैं 86 का मेंबर हूं बीजेपी का। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं कभी भी बीजेपी को छोड़ के कहीं और नहीं जाऊंगी। और बाकी रहा आपका प्रश्न का, हमारा नीति है कि हमारा फिलॉसफी जो है, हमारा आदर्श जो है कि हम अपना मन खुला रखे, दिल खुला रखे, खिड़की खुला रखे, जो भी आना चाहे। और हमारा आदर्श से अगर उनका खुद का कोई उपलब्धि हो या कोई उन्नति हो या राजनीतिक उन्नति हो, तो वी आर ओपन टू दैट। ऐसा नहीं है कि वी आर अगेंस्ट द कांग्रेस। नहीं, छन्ना तो लगा दो बीच में। नहीं, शत्रुपा जी, छानते हैं, बीच में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है। जब छानते हैं तो चाय पत्ती छानते हैं कि नहीं छानते हैं। लेकिन एक चीज है डॉक्टर शत्रुपा कि अगर कोई आ रहा है, आप के शर्मा जी, हाँ, आपकी विचारधारा से, आपकी चीजों से अगर कोई सहमत होता है, आपकी पार्टी में आ रहा है, वेलकम है उनका। लेकिन आज आए और अचानक से किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाइए, जो आपका नेता सालों से तैयारी कर रहा है, उसको दरकिनार करके आप कांग्रेस से आए, कल के आए नेता को आप टिकट दे रहे हैं। देखिए, इस विषय में तो मैं बोल नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो आई एम नॉट इन द डिसीजन। मैं इतना तो सिर्फ बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं मानती हूँ कि दुख होता है। बहुत सालों से एक कार्यकर्ता एक क्षेत्र रेडी करते हैं, फिर दूसरा कोई आके उस पर राज करता है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता का ट्रेनिंग ऐसा है कि जो भी जिनको भी टिकट मिले, हमें लड़ना है, हमें क्षेत्र तैयार करते रहना है। लेकिन इसके बारे में मैं डायरेक्ट कुछ नहीं, लेकिन ये नाराजगी होती है, ये नाराजगी, आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, नाराजगी होती है और उसका असर चुनाव में इम्पैक्ट उसका दिखता भी है। ठीक है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। मैं आपके पास भी एक लाइन और, हाँ, यही मैंने पहले बोली थी कि हमारा उच्च नेतृत्व दे हैव टू नाउ टेक एन अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा अंदरूनी जो समीक्षा होगा उसमें शायद ये बात उठेगा। ठीक है, आता हूं निरंजन जी, आपके पास भी आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज के परिणाम पर। जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उसने कई सारे संदेश सभी पार्टियों को दिए हैं। निरंजन जी, जल्दी से बात बोलिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। निरंजन जी। अभिषेक जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी विचारधारा से सहमत होते हैं वो हमारे में आ सकते हैं। अरे भाई, आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, आप कहते हैं हमारे 12 करोड़ लोग हमारे कार्यकर्ता है, और उसके बाद में इतनी ही बड़ी वर्क फोर्स आपके सिस्टम से बाहर रह करके आपकी हेल्प करती है, तो आपको जरूरत कहाँ पड़ गई उन लोगों की? तो कल तक जो आदमी कल तक टेलीविजन पर बैठ करके आरएसएस और आईएसएस को एक तराजू में तोल रहा था, वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बन करके बैठ रहा। जनता उसको कैसे डाइजेस्ट करेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो विषम परिस्थितियों में आपका झंडा लेकर के खड़ा हुआ था, जो लाठी खा रहा था, जो जेल जा रहा था, जो प्रताड़ना फैला रहा था, वो इस चीज को कैसे स्वीकार करेगा? रही बात जिस तरीके से आप बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, चाहे 2021 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, आप वहां चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में आप जनता को उसके हवाले छोड़ करके आ जाते हैं या फिर अपने समाज की स्वयं रक्षा करें। तो कहने का तात्पर्य अभिषेक जी, आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। रही बात यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन और ये जो तमाम जो राज्य हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूंगा अभिषेक जी, कई बार आप इसलिए जीतते हैं क्योंकि जनता आपकी बात का समर्थन करती है, जनता आपके अंदर विश्वास जताती है। कई बार आप इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि आपका जो प्रतिपक्षी है, जनता उससे नाराज होकर के आपको वोट दे रही है। तो इनको भी ये चीज समझ लीजिए कि जनता इनसे खुश नहीं है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हमने हरा दिया, इस तरीके के अगर बयानबाजी करके जनता आपसे खुश नहीं है अभिषेक जी। क्योंकि अगर जनता, मैं कंप्लीट कर दूं, 20 सेकंड का समय चाहिए मुझे, कि अगर आपसे जनता खुश होती तो 326 सीटों पे आप चुनाव लड़े,
केवल 99 पे जीते, और उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटें आप अखिलेश जी के कंधे पर बैठ करके जीते, साउथ के अंदर आप डीएमके के कंधे पर बैठ करके चुनाव जीते। कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ने आपको हाथों हाथ नहीं लिया है। और आज भी जो जनता आता है, जैसे अभी आपको बता रहा था, बद्रीनाथ के अंदर 51% की वोटिंग क्या संदेश दे रही है अभिषेक जी? वो ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो निराश है, बूथ तक नहीं जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और ये चीज ठीक है, लेकिन सवाल इसमें यह भी उठता है कि अल्टीमेटली नंबर गेम ही सब कुछ होता है, और नंबर में अगर जीत करके आ रहे हैं तो वो जश्न तो उस चीज का मनाएंगे ही। त्रिपाठी जी, ये चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। अब देखिए, आप जश्न मना सकते हैं जो परिणाम है, लेकिन इन सब के बीच पंजाब से ऐसा लग रहा है कि आप साफ हो रहे हैं। पंजाब में आप तीसरे नंबर पर आए हैं आज जो परिणाम आया है। आप अगर बिहार जाते हैं, आप जिस गठबंधन के हैं, इंडिया अलायंस, उनके आरजेडी बीमा भारती तीसरे नंबर पे चली गई हैं। अभिषेक जी, दरअसल आप जान रहे हैं इस समय राजनीति की स्थिति की किस तरह से, जैसे अभी हमने प्रश्न उठाया था अपने साथी भाजपा प्रवक्ता पर कि आप केंद्र की सभी एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग करने के बावजूद जिस तरह से 24 में चुनाव जीतते हैं और जिस तरह से आज जो उपचुनाव के परिणाम आए, इन दोनों को देखने के बाद पता लगता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जनता के बीच में है। जनता आज पूरी तरह से नाराज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करती है। अभी हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक निरंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूं, खुश नहीं होता हूं, लेकिन अयोध्या मंडल का पूरा परिणाम था जहां झूठा राम का नाम लिया, जो राम के पुजारी थे उनको साइड किया और जो राम के व्यापारी थे उनको लाके खड़ा किया, और आज शिव जी ने आशीर्वाद बद्रीनाथ में दे दिया, रामेश्वरम तक इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है। तो आज विपक्षी गठबंधन की ये साफ दिखा रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही अंतर्द्वंद में घिर चुकी है, अपनी ही नीतियों के कारण, अपने ही आज भाजपा प्रवक्ता को अगर जो टेलीविजन पे बैठ के कहना पड़ रहा है कि हमारा है ना कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी थी, बद्रीनाथ में आप 1-to-1 फाइट में थे, लेकिन अगर आप पंजाब में आइए तो पंजाब में आप कहीं नहीं है। पंजाब में आज जो परिणाम है, बिहार में आप कहीं नहीं है। ये तो देखिए, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की बात अगर कीजिए तो बिल्कुल कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस हर जगह है, कांग्रेस हर जगह अपना काम कर रही है और जनता के मुद्दों को उठा रही है। और कांग्रेस के साथ ही अयोध्या में अगर जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी प्रत्याशी थे और आज बद्रीनाथ में हमें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, तो ये तो नीतिगत राजनीति है। हमारी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ राजनीतिक एकता है, हम लोगों के विचार एक जैसे हैं, हम कभी भी तानाशाही का वही गठबंधन बिहार में कहीं नहीं ठहरा, वही गठबंधन बिहार में कहीं नहीं ठहरा, वही गठबंधन तो आप पलटू राम के साथ जोड़ के देखिए जरा, वहां की राजनीति किस तरह से चल रही है। वहां भी बहुत जल्दी आपको परिवर्तन दिखाई देगा अगले विधानसभा चुनाव। अरे सर, वहां दोनों को जवाब मिला है। निर्दलीय जीत के आए हैं वहां से, रुपौली से, दोनों को जवाब दिया है जनता ने। अभिषेक जी, वहां जिस तरह की सरकार काम कर रही है उसके चलते जनता एक सीट के उपचुनाव से आप तय नहीं कर सकते कि वहां हमें नहीं समर्थन मिल रहा है। पूरी तरह से समर्थन है और अगले चुनाव में आप देखिएगा कि जिस तरह की छवि पलटू राम सरकार की बनी है वो सरकार विदा होने वाली है। ठीक है, अब भुवन भाई मैं एक बात कह दूं? जी बोलिए। त्रिपाठी जी का बात मेरा पहले बार सुना ही नहीं दिया, नहीं तो आई वुड हैव आंसर कि सेंट्रल एजेंसी के ये दोनों ही, त्रिपाठी जी और के शर्मा जी, एक ही इन लोगों का मुद्दा है कि सेंट्रल एजेंसी मिसयूज कर रहा है। आप अपना मुद्दा बताइए ना। हम मानते हैं कि आप लोग आज जीते हैं, आपका खुशी है, प्लीज मनाइए खुशी, लेकिन एक ही मुद्दे पे आप अटक गए हैं, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। एक ही सेंट्रल एजेंसी नहीं, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि एक सीट से जज नहीं कर सकते, तो एक सीट कहीं 2 सीट कहीं 3 सीट, ऐसे ही तो उपचुनाव हुए हैं, तो जज तो उसी से हो रहा है। अब के त्रिपाठी जी, के शर्मा जी, अब देखिए
जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने कहा कि एक सीट से बिहार को जज नहीं कर सकते, तो दो सीट से उत्तराखंड को कैसे जज कर ले, 3 सीट से हिमाचल को कैसे जज कर ले? ये गलत है। देखिए बिहार में यहाँ पे आरजेडी, वहां पे जिस तरह से जो रिजल्ट आई है, वहां पे कहीं ना कहीं जनता बता रही है कि ज्यादा हेलीकॉप्टर पे ना घूमे, क्योंकि यहाँ पे जमीन पे रहे, हवा में रहेंगे तो हवा वाला रिजल्ट आ गया। अब देखिए रही बात है पंजाब में ये देखिए, ये चुनाव जो उपचुनाव होता है ना, लोग है ना जबरदस्ती का गाल से दीवार उठाने के काम करते हैं। असलियत में जनता चेतावनी देती है, संभल जाओ। अब यहाँ कांग्रेस के लिए चेतावनी है, वो समझ लेगी तो ठीक है, नहीं तो अपना नुकसान पाएगी। अब रही बात है, कहते ना पानी पियो छान कर, पंजाब क्या कह रहा है? पंजाब क्या कह रहा है? एक चीज अगर और जो पार्टी में जो हम पंजाब में आप अगर देखें तो पंजाब में पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल पूरी तरीके से लग रहा है खत्म हो रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो रही है। बट आपने एमपी के चुनाव में तो देखे तो वहां कांग्रेस तो ज्यादा लाई, आम आदमी पार्टी है। तो अभी एक उस पर हम एक सीट पे नहीं करेंगे, लेकिन तो मेरा सवाल है, 2 सीट पे फिर उत्तराखंड को क्यों जज कर रहे हैं? चेतावनी है कि वहां पे आप अपनी मेहनत करो। ये तो एग्जाम का जो हम एग्जाम से पहले जो प्री एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, वो बच्चों को बताता है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ी कमी है, थोड़ी और मेहनत करो तभी आप टॉप करोगे। यहाँ पे मैंने एक कहावत है, पानी पियो छान कर, गुरु जाओ, गुरु चुनो जान कर। और जो पार्टी में दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में शामिल करते हो, और उसी तरह उसको सब देख समझ के बूझ कर कि वो कहीं ऐसा ना करप्ट आदमी है, उसको आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ठीक है, वो गलत होना चाहिए। उस पे मैं भुवन भाई, अब देखिए अगर एक सीट से जज ना करें तो फिर हिमाचल को 3 सीट से कैसे जज कर लें, उत्तराखंड को 2 सीट से कैसे जज कर लें, बंगाल को 4 सीट से कैसे जज कर लें? देखिए मैं इतना बताना चाहता हूं, जो जनता होती है वो संकेत देती है, और ये सभी पैंडिस्ट मानेंगे कि वो संकेत साफ है। अब समझने वालों का आईना क्या है, कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रिकॉर्ड जो हार है उसमें भी खुश है, तो किसी की खुशफहमी को हम लोग कांग्रेस भी इसमें खुश है। अब जो परिणाम पंजाब से आ रहे हैं उसमें कांग्रेस भी कह रही है कि एक सीट से जज नहीं कर सकते, कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पे खिसक गई है। मैं आपकी बात का जवाब काफी देर से सुन रहा था, आप कांग्रेस से जवाब चाह रहे थे, हालांकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, वहां पर जो लड़ाई थी वो भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी हुई। आम आदमी पार्टी किसके साथ है? गठबंधन के साथ है। नहीं है वहाँ सर वहाँ नहीं है, वहाँ सब अलग अलग हैं। वहाँ सब अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ विपक्षी दल तो वही है। आज तो प्रश्न बनता है, जो आज की जो डिबेट है अभिषेक भाई, वो तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का पतन हुआ है। ये आप कहीं पर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कहीं पर आप टीएमसी से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का हासिल क्या है? बीजेपी। लेकिन आप ये देखिएगा सर, एक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का केवल मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए और हिमाचल की एक सीट छोड़ दिया जाए तो सभी जगह स्कोर 0 है। आज का जो परिणाम है वो चिंतन और मनन करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो किस दिशा में चल रहे हैं, और हम लोग किस बात को मानते हैं। हम जो परिणाम को देखना चाहते हैं समाजवादी, हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि देश अब जो है नफरत की राजनीति को तिलांजलि दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारियों के अपनाने की जो योजना चल रही थी आदरणीय मोदी जी की, उसका समापन हो चुका है। अब इन लोगों को नए मुद्दे लाने पड़ेंगे और हम लोग पीडीए प्लस इंडिया के सूत्र के साथ पूरे देश में आगे बढ़ेंगे। तो वही तो भुवन भाई, मेरा सवाल भी तो सबसे है, बीजेपी से भी सवाल है, सवाल कांग्रेस से भी है कि जिस स्टेट में एक समय आप बहुत मजबूत हुआ करते थे, आप स्ट्रांगली उसके बाद अपोजिशन में रहे, आज वहां से आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। सवाल तो मेरा सभी से है। हमें जो लगता है अभिषेक भाई, हमें लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति, जो धर्म की राजनीति करते थे और निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाते थे, उसका समापन इस चुनाव में हुआ है और जनता जो है नए बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है निरंजन जी, जनता नए बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, तो वो बदलाव कौन और बदलाव के बाद कौन? देखिए अभिषेक जी, मेरा जो मूल्यांकन है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 87-88 से मैं राजनीति को देख पा रहा हूँ और 92-93 से आपकी राजनीति पे लिख भी रहा हूँ
राजनीति को पढ़ भी रहा हूँ और राजनीति के ऊपर बात भी कर रहा हूँ। और मैं अब जो मोहन भास्कर जी कह रहे थे, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अभिषेक जी, पिछले 10 वर्षों से जब इनका ऊपरा साफ हो गया था, जब इनका एलओपी भी बनाने की इनकी स्थिति नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के 2012 के बाद में कहीं ना कहीं निरंतर ये चुनाव हारते जा रहे थे, तब इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जनता ने अब तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से निराश हुई और इनके अंदर थोड़ा सा समझने के एक थोड़ी सी शक्ति इनको मिली और इनको ऐसा लगने लग गया कि जो इनकी धारा है कोई धारा जनता ने स्वीकार की। अभी मैं जो बार बार कह रहा हूं, आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, हाँ। जो जनता के अंदर, वो जनता के अंदर इनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा है। और वो आपको दिखाई देगा जहां जहां चुनाव परिणाम आए हैं, उनको उठा कर देख लीजिए। अभी हम बात करें, अगर बद्रीनाथ की मैं दोबारा से आपको आपके सामने बात करता हूँ, 2 सीटों की बात रखूंगा, बद्रीनाथ के अंदर 51% वोट पड़े। तो मेरा यह मानना है अगर 5% वोटों का प्रतिशत और बढ़ जाता तो चुनाव परिणाम बदल जाता, क्योंकि 3200 वोटों से चुनाव परिणाम आया। इधर मंगलौर तो 400 वोट से है, मंगलौर तो 450 वोट। निश्चित रूप से मंगलौर के अंदर मैंने कहा भारी प्रत्याशी इसका सबसे बड़ा कारक, और मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जनता ने अस्वीकार किया है। जिस सीट के ऊपर तेजस्वी यादव खुद कैंप कर रहे थे, जिस सीट के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैंप कर रहे थे, वहां पे कांग्रेस और आरजेडी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही थी। बीमा भारती को नाक का सवाल बनाया हुआ था। इसके बावजूद अगर वो तीसरे नंबर पे धकेल दी गई तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज को मान के चलिए अभिषेक जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में निरंजन जी, मार्जिन भी थोड़ा बहुत नहीं है, तीसरे नंबर पर है, मार्जिन भी बहुत बड़ा है, दूसरे और तीसरे नंबर का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से उस बीमा भारती की मैं बात कर रहा हूं, जिस बीमा भारती को आपने पूर्णिया के अंदर सारी चीजों को रूल आउट करके और पप्पू यादव को रूल आउट करके आपने पार्लियामेंट लड़ाया था, जेडीयू से उसको अपने पाले में लाकर के। कहने का तात्पर्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से एक बार मोदी जी ने कहा था कि पानी उतरता देख करके मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौट के जरूर आऊंगा। तो वही वाली बात है, केवल इनको अपने जो अहम और वहम है इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। वोटर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन बूथ तक लेके जाने वाला कार्यकर्ता किस तरीके से निराश है, या अपने छदम कार्यकर्ता करके उनकी जगह मेरे हिसाब से आपको जो धरातल के ऊपर लिख करके जो बैठ करके जो काम करते हैं, जो सब परिस्थितियों में काम करते हैं, आपको उनको के शर्मा जी, निरंजन जी ने जो बात कही, इस चीज पे वो बार बार जोर दे रहे हैं कि ठीक है बीजेपी से निराशा है, लेकिन अपोजिशन को भी उस तरीके से स्वीकार नहीं कर रही है जनता कि अपोजिशन को लगे कि यस हमें स्वीकार कर रही है। खुल करके, दिल खोल करके जनता किसी को स्वीकार नहीं कर रही है। ये बात सत्य है। आज निरंजन जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो विश्लेषण है निरंजन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये बात वो तो हमेशा वैसा ही करते थे आप, मुझे आज अच्छा लग रहा है रियली। वो तो हमेशा वैसे ही करते थे आप, भले ही उसको जिस तरीके से लेते रहे हो। लेकिन ये बात सही है कि अभी जो है आशा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है बीजेपी से। अभी भी जनता जो है बहुत ज्यादा परसेंटेज पे, यूपी और 2-4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट को देखते छोड़ दे तो अभी भी जो आपने देखा बीजेपी बहुत जगह पे अच्छा बहुमत लाई है। और अभी इस उपचुनाव को देखते हुए ये लग रहा है कि जनता उनको कह रही है कि नहीं थोड़ा और सुधरो। तो ये चीजें बात सत्य है कि अभी जो कांग्रेस के प्रति जो आशा जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर है, उसमें अभी बहुत कुछ चेंजिंग की जरूरत है। बट हिमाचल में देखा जाए तो जिस तरह से खरीद बिक्री और जिस तरह से सत्ता का पैसे का दुरुपयोग करके वहां पे सत्ता चुने में सरकार को गिराने की जो कोशिश की, जो मुहिम की गई थी, जनता ने उसमें करारा तमाचा मारा और बोला कि नहीं ज्यादा आप जो है ये जो दल बदल की नीति है इस पे जरा वो मत कीजिए। ठीक है, आप हॉर्स राइडिंग मत कीजिए। ठीक है, जल्दी से निरंजन जी। हाँ देखिए अभिषेक जी, एक बात और कहूंगा मैं यहाँ पे, राजनीति के अंदर 2 धाराएं चलती है, एक भरमाने की और एक समझाने की। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए उनका जो इंजन था वो धुआं दे गया था, कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा और 100 से ज्यादा इंटरव्यू देने पड़े। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ऊपर कांग्रेस का आईटी सेल या यूं कहे विपक्ष का आईटी सेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हावी है कि आज जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का जो घटनाक्रम चल रहा है कि राहुल गांधी जी उनको कह रहे हैं अपने लेकिन ये एक अच्छा भी लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर बयान लगा जो राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा देख करके कि वो नेता विपक्ष हैं और उन्होंने अगर एक पुराने सांसद के लिए, पुराने केंद्रीय मंत्री के लिए अगर ये बात लिखी, बहुत अच्छा लगा। बीजेपी के नेता के लिए उन्होंने इस तरीके से लिखा। यही शायद हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभिषेक जी, इसके पीछे का महत्व केवल ये है कि राहुल गांधी जी ये चीज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहे थे कि देखिए आज की तारीख में जो सोशल मीडिया या यूं कहें कि जो आईटी सेल है वो हमारा तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुम्हारा ट्रोलिंग भी कर सकते हैं और हम उसके ऊपर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ये उन्होंने एक संदेश दिया है। ठीक है डॉक्टर शत्रुपा, अब देखिए सवाल आखिर में वहीं आकर के रुकता है कि जनता का विश्वास खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जनता में बीजेपी के प्रति निराशा जरूर अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कार्यकर्ताओं में भी निराशा, कार्यकर्ताओं में भी, जनता और कार्यकर्ताओं में निराशा कहीं ना कहीं आने लगी है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। जी अलार्मिंग तो है, ये मैं मानती हूँ और ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि हम बहुत अनुभवी पार्टी है। हमारा नेता लोग, हमारा सीनियर कार्यकर्ता लोग जनता का दर्द, कार्यकर्ता का दर्द समझते हैं। तो आई एम श्योर जो हमारा जब अगला बैठक होगा या हाई लेवल पे जब उच्च नेतृत्व जब बैठेंगे और अंदरूनी जो समीक्षा होगा, ये मैंने 4 बार कहा है अब तक, आई एम श्योर ये हम अपना जो आगे का जो कार्यक्रम होगा, आगे का हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा, ये सब हम जरूर हम इस पे चर्चा करेंगे। क्यों हुआ ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर जनता हमसे रूठी है, आप लोग जैसे कह रहे हैं, और जरूर है क्योंकि ऐसा जनता का मैंडेट भी ऐसा है। ये कोई कहे ना कहे वो परिणाम जो है वो बता देते हैं। आता है जनता को मनाना भी हमें आता है। ये पहली बार नहीं है, चले जैसे मैंने कहा बहुत उतार चढ़ाव। त्रिपाठी जी अब देखिए बीजेपी से नाराजगी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष से बहुत ज्यादा खुश है जनता और दिल खोल करके स्वीकार कर रही है। तो अभी भी आपको, खास करके कांग्रेस को, जमीन पे बहुत ज्यादा काम करना है। अभिषेक जी, कोई भी पार्टी अपनी सामर्थ्य पर लगातार प्रयास करती है, तभी यहाँ राजनीति करने आए हैं। तो विश्लेषण की सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सब लोग अलग तरह से सोच सकते हैं। 13 सीटों में अगर 2 सीटें बीजेपी जीत रही है और 11 पे हार रही है, तो आज ये बीजेपी की हार है और बीजेपी की हार का इस देश में जश्न है कि जो एक नफरत की राजनीति थी उसकी हार है, जो लगातार अपना वर्चस्व दिखाने की बात है। जैसा निरंजन जी ने कहा कि अहम और बहम की हार है, तो इस हार को भी स्वीकारना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टियां काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि अभी आपके चैनल पे आप भी विस्तार कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आज कांग्रेस की आईटी सेल मजबूत है, कांग्रेस की आईटी सेल वैसे नहीं। दूसरी बात, आप इन हथियारों का प्रयोग करते हैं, तभी उन्हीं हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गलत प्रयोग नहीं करते हैं। ये फैसला दे दिया, हम सही पहुंचा रहे हैं। हम राजनीति में सभी का सम्मान करते हैं, नफरत का कभी समर्थन नहीं करते हैं और जनता तक हमारा मैसेज और राहुल गांधी जी का मैसेज लगातार पहुंच रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक अंगड़ाई भर है। अभी आप देखिए कि परिवर्तन की बाढ़ आने वाली है और इस देश में पुनः फिर वही राजनीति स्वीकार्य होगी जो विकास के लिए कार्य करेगी, जो बेरोजगारी के लिए कार्य करेगी, जो महंगाई के लिए कार्य करेगी। आज महंगाई का माप कोई केंद्रीय मंत्री ले रहा है। ये तो बीजेपी के अंदर की जो खामियां है उसका लाभ मिल रहा है। आप ज्यादा विकास, क्या विकास कर लिया आप? जाइए, अभी विकास के मुद्दे में तो आपको जनता चुन नहीं रही है। बीजेपी की जो अपनी खामियां, जो गलतियां हैं, जो अपनी गलतियों के जो जनता नाराज हो रही है, उसका आपका बेनिफिट मिल रहा है। और आप जो कह रहे हैं, अभी देखिए काशी मथुरा बाकी, एक कहावत नहीं है, हरियाणा महाराष्ट्र बाकी है।
वहां पे पता चले कि हरियाणा महाराष्ट्र में आप कितना मजबूत है। बट ये मत बोले कि जनता का विकास के रास्ते पे आपने क्या विकास किया है? जनता के बुनियादी मुद्दों विकास जनता को तो बीजेपी में कांग्रेस भी बस बेवकूफ बना रही है। जनता तो आप लोग जनता भोले वाली जनता को है ना, आप लोग कठपुतली समझते हैं। आप लोग दोनों आदमी है ना बेवकूफ बना के अपना फायदा उठाते हैं कि जनता में बीजेपी के प्रति नाराजगी है, नाराजगी दिखनी शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष को उस तरीके से स्वीकार जनता आज भी नहीं कर रही है जिस तरीके से 2014 में बीजेपी को स्वीकार किया था जनता ने, 2019 में जिस तरीके से जनता ने स्वीकार किया था। देखिए अभिषेक जी, मैं समझता हूँ ये नफरत की राजनीति की हार है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है, और चुनी हुई सरकारों को जो गिराने का एक इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित करा था, ये उसकी हार के रूप में इसको देखता हूँ। और निश्चित तौर पे हमारा जो सूत्र है समाजवादी पार्टी का, एक ही सूत्र है जिस पे हम काम करते हैं, चिंतन करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, वो पीडीए प्लस इंडिया, ये रास्ता हमारे नेता ने दिखाया, हम लोग इसी रास्ते पे चलने का काम। ये जीत आपकी नहीं है, यानी ये जीत तो ये हार है बीजेपी की, सपा की ये बीजेपी की हार है, जीत तो नहीं दिख रही है, ये बीजेपी की हार है। मैं आपको विषय बताया, बीजेपी भी क्या किस लिए हार रही है उसका कारण नहीं सोचेंगे। हाँ। बीजेपी का अहंकार आपने देखा नहीं देखा, मैंने 10 साल में बीजेपी के अहंकार को देखा है, किस तरह से तानाशाही ये लोग करते थे, किस तरह का अहंकार था। गृह मंत्री किस प्रकार संसद में अपने समकक्ष और अपने सीनियर सांसदों को अड़काने का काम करते हैं, ये देश ने देखने का काम करा। और गृह मंत्री नहीं, अन्य मंत्री भी किस तरह का ट्रीटमेंट करते थे, किस प्रकार इनका एक मंत्री अल्पसंख्यक समाज को गाली देने का काम करते और ये उपहास उड़ा रहे थे, और देश ने इनका उपहास उड़ाकर सिद्ध कर दिया कि हमने आपको 303 पे करा, अब 240। ठीक है, आखिर में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से निरंजन जी, क्या ये बीजेपी की हार है? विपक्ष जीत का जश्न मनाए, लेकिन वाकई में तो अगर देखें तो ये तो बीजेपी की हार है। देखिए अभिषेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उसके खिलाफ लोग भरमाते रहे, लेकिन ये समझा नहीं पाए। इन्होंने अपना चाल चरित्र चेहरा बदलने की कोशिश करी, और ये मैं इसको कहूंगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो वाली स्थिति होगी। ये कहते रह गए तानाशाही है, ये कहते रह गए लोकतांत्रिक हत्या है, ये कहते रह एजेंसियों का दुरुपयोग है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया, उनका सदुपयोग करना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर उनका सदुपयोग करती तो आज भुवन भास्कर जोशी जी शायद इतनी बातें नहीं बोल पाते टीवी चैनल के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की बात करें, तानाशाही इस देश ने 1975 के अंदर देखी है, लेकिन ये कौन सी तानाशाही? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी ये चीज को नहीं समझ रहे। और रही बात यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता बहन की जो बैठी हुई है, वो बता रही थी कि हम सीट पे हम भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आपका आईटी सेल आपका है, आप अमित मालवीय पत्नी ट्रोलर बना हुआ है, आप एक बात बताइए, आईटी सेल को तो कम से कम आप सबसे पहले रीएक्टिव कीजिए, नहीं तो जब तक आपकी जो कहते ना कि फिर पछताए हो क्या। जब ठीक है, 10 सेकंड में बात कर लीजिए शत्रुपा जी। के शर्मा जी, आप समय नहीं है मेरे पास। शत्रुपा जी 10 सेकंड में जल्दी से, बस एक छोटी सी 2 लाइन बोलूंगा बस। के शर्मा जी जल्दी से 10 सेकंड में बस। शत्रुपा जी। हाँ, अभिषेक मैं सिर्फ इतना कहना चाहती कि आज आप सबका बोलने का दिन है, मेरा सुनने का दिन है, मैं सुन रही हूँ। बोलती बंद कर दी चुनाव के रिजल्ट ने आपका। मेरा बोलती नहीं शत्रुपा जी, देखिए बोलती बंद या बोलने की नहीं बात है, विश्लेषण की, और विश्लेषण में और पार्टी अपने अपने हिसाब से चीजों को करती है, आप भी अपने हिसाब से करेगी, कांग्रेस भी अपने हिसाब से करेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम नफरत का राजनीति करते हैं, हम धर्म के सीबीआई की राजनीति करते हैं, ये गलत है। शत्रुपा जी, ये किसी के ये जनता सब कुछ तय करती है और जनता अपने हिसाब से देखती है और जनता ये चीजें डिसाइड करती है। जनता सर्वोपरि, जनता दुखी है, मनाना ना मनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, सपा कैसे आगे बढ़ेगी सपा की जिम्मेदारी है। बाकी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।